हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चलती है पीवाईक्यू एक नज़र पे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चनों का एक नज़र में ही ये बताते हैं कि उसका यूपीएससी के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है पीटी में, उसका चरित्र कैसा है, नेचर कैसा है, ये हमें पता चलता है। तो इससे क्या होता है कि आपको ये लगेगा कि ये प्रश्न बता क्यों रहे हैं। तो बताने का हमारा तात्पर्य ये है कि आपको आगे की रणनीति कैसी हो। देखिए, यूपीएससी पीवाईक्यू देखने का कोई खास फायदा तुम्हें ये नहीं मिल जाएगा कि क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट नहीं करते हैं, थीम जरूर रिपीट करती है, मेंस में भी और प्री में। तो थीम पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। तो अब जैसे यूपीएससी का यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, लगभग 7 महीने बचे हुए हैं। 7 महीने भी पता नहीं चलेंगे कैसे निकल जाएंगे। तो आपको मैं ये एक नज़र के माध्यम से ये बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे मेंटर्स होते हैं जो जहाँ से आप जो है पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर मेंटर आपको ये सजेशन देते हैं या बताते हैं कि आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए बार बार। तो बार बार देखने का मतलब ये नहीं है कि आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए। देखने का मतलब ये है कि वहाँ से आप अपने मतलब की चीज़ कैसे निकाल सकते हो। तो अपने मतलब की चीज़ निकालने के लिए आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए और देख करके ये पता लगाना चाहिए कि हमारी यूपीएससी की जो जर्नी है वो कैसे सही दिशा में हो। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ना पढ़ने के लिए हमको दिमाग लगाना है कि हमको कम से कम पढ़ना पड़े और हमारा आराम से प्रीलिम्स भी निकल जाए और मेंस भी निकल जाए और इंटरव्यू भी हो जाए। ठीक है, तो हम सीधे अब इस पे जाते हैं, देखते हैं इसको क्या है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, क्योंकि हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा सिलेबस होता है, चाहे हम प्रील के लेवल पे हों चाहे मेंस के लेवल पे हों। ठीक, तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है प्रीलिम्स में सिलेबस डिफाइन नहीं है। तो हमको मेंस के भी सिलेबस को थोड़ा देखना चाहिए, मेंस के पीवाईक्यू को भी देखना चाहिए। क्योंकि मेंस के पीवाईक्यू से आप देखते होगे, मैं क्योंकि पीवाईक्यू आपको करा रहा हूँ मेंस के, तो मुझे ये लगता है कि पिछले साल यूपीएससी ने मेंस में वो प्रश्न पूछा और इस साल पीटी में पूछ लिया उसी संबंधित, मतलब देखते देखते। अब मैं एक दो प्रश्न में यहाँ पर लगाता, लेकिन आज थोड़ा जल्दी ही मुझे काम में जाना है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। मैं उसको अगली बार से जो है मेंस के प्रश्न को भी लगाऊंगा। या फिर यूपीएससी ने प्री में इस साल प्रश्न पूछा और अगले साल मेंस में पूछ लिया, या प्रीलिम्स में इसी साल प्रश्न पूछा और मेंस में भी इसी साल इससे प्रश्न पूछ लिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स में अगर कोई टॉपिक पूछ रहा है तो उसका मेंस में भी मतलब हो सकता है, क्योंकि साल भर जो है चीजें चल रही होती हैं। साल भर आपकी जो है चीजें रेगुलर, मान लो ये न्यूज है कोई, ठीक है, मान लो कि हिमालय पर्वत संबंधित कोई न्यूज चल रही है, ठीक। फिर वो न्यूज मार्च में आई, अप्रैल में आई, फिर मई जून में गायब हो गई, फिर उसके बाद अगस्त में आई, अक्टूबर में आई, ठीक है, लगभग चलती रही साल में। इसी तरह से आगे भी चलती रही। तो यूपीएससी ने उसको रखा, तो उसको अगर उसको लगे कि ये महत्वपूर्ण विषय है तो प्री में भी क्वेश्चन बना देगा और मेंस में भी क्वेश्चन बना देगा। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए तैयारी में। तो पीवाईक्यू हमारी रणनीति को तय करता है, ठीक। और इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा सोर्सेज बता दूं कि ज्योग्राफी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा हमारे पास मानव संसाधन की कमी होने की वजह से हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी एक लड़के से मैंने बात कर रखी है जो पीपीटी वगैरह बना लेता है। मैं अगर वो बनाने के लिए तैयार हो जाता है तो बहुत जल्दी हम इस पर जो है काम करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी समय सीमित होता है। मैं भी कहीं ना कहीं किसी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ भी समय देना पड़ता है और आपको भी समय देना है। तो मैं मेंस में भी फोकस करता हूँ और प्रीलिम्स के लिए भी मुझे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्दी हम इस पर भी काम करेंगे। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी कहाँ से पढ़नी है, जिनकी ज्योग्राफी ठीक है, मतलब कि बेसिक अच्छा है, तो उनको 11th-12th की केवल पढ़ लेनी चाहिए, ठीक। 11th और 12th की। अगर जिसकी बिल्कुल वीक है तो उसको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पूरी पढ़नी चाहिए। प्लस करंट अफेयर पे दिमाग लगाना चाहिए। करंट अफेयर का जो एनवायरमेंट वाला पार्ट है वो अक्सर चर्चा में रहता है। तो अगर मान लो हिमालय की कोई मान लो जनजाति है, या हिमालय की कोई फ्लोरा एंड फोना है, इसके बारे में अगर यूपीएससी ने मतलब करंट में कोई विषय चल रहा है तो यूपीएससी उससे संबंधित वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को विशेष ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी पे क्वेश्चन बना देगा। बाकी अगर फ्लोरा और फोना है तो आपको एनवायरमेंट में पढ़ना है, ठीक है। तो ये 7 महीने की जो रणनीति है, इस पर हमें ध्यान देना है कि 7 महीने बचे हुए हैं। इस पर हमें बहुत ध्यान से ज्योग्राफी अगर आप चाहोगे तो मुश्किल से 1 महीने में आप तैयार कर सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं 1 महीने में ही आपको ज्योग्राफी सारी रिवाइज करा सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर सामर्थ्य है, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्दी इस पर भी मैं ज्योग्राफी पे अपने स्वयं के नोट्स मैंने जो बना रखे हैं उसको पीपीटी के रूप में तैयार करा करके आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मुश्किल से 2-2 3-3, मतलब ये मान के चलिए कि 10-10 15-15 दिन में आपके सारे सब्जेक्ट में 2 महीने में कवर करा दूंगा। फिर उन्हीं को बार बार रिवीजन करना है, करंट अफेयर पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में भगोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक। इसलिए बहुत लिमिटेड मटेरियल रखिए और बार बार रिवीजन करिए उनका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, भारत एवं विश्व का भूगोल, मतलब भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, बस स्केल इतना बता दिया है। तो आपको अब इसमें प्राकृतिक में क्या चीजें होती हैं, समाज में क्या चल रहा है, आर्थिक भूगोल में क्या है, तो इनको ध्यान में रखना है। अब ये पूर्णतः डिफाइन नहीं है तो आपको मेंस के सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। और भारत एवं विश्व का भूगोल, तो हमको क्या करना है कि विश्व को देखते हुए भारत को केंद्र में रखना है। अब हमको विश्व के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हुए
अब भारत के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक, कि भारत के बारे में, भारत के हिमालय क्षेत्र से बहुत ज़्यादा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, मतलब टॉपिक है कि मेंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कभी मैं इसका सिलेबस डिफाइन करूंगा तो बताऊंगा। अभी हम सीधे चलते हैं पीवाईक्यू पर, ठीक है। अब देखिए, प्रतिवर्ष यूपीएससी इससे संबंधित प्रश्न बनाता है कि कौन सा जो है संधि किसको किसको मिलाता है। मान लो कि यहाँ पर कोई जल है, यहाँ जल है, तो ये स्थल है, ये स्थल है, तो ये स्थल को कौन सा जल संधि जोड़ रहा है। ये मान लो ये जल है, ये जल, ये जल से ये जल कैसे जोड़ रहा है। तो इसको देखिए, आप इसको देख सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, मतलब कि आपस में उसको हटाया जाता है। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको ये लोकेशन जाके देखना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक, मालदीव लक्षद्वीप कि इनके बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, निकोबार और सुमात्रा के बीच में क्या है, फिर सुमात्रा और जावा के बीच में क्या है। तो ये आप वहां जाकर के लोकेशन देख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी देखिए अब दोबारा इससे 10 अंश से पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये अलग का विषय है। अगर चर्चा में रहा तो भले पूछ ले, यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर देगा वो, लेकिन 10 अंश में ऑप्शन क्या चेंज करेगा, क्योंकि है तो एक ही चीज, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो आपको ये लोकेशन देख लेनी जा करके, ठीक, लोकेशन देख लोगे तो आपका लोकेशन थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। या फिर करंट में अगर विषय चल रहा है तो ही ध्यान देना, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, क्योंकि ये जब करंट में चलता है तभी यूपीएससी पूछता है, ठीक। तो ये स्थल संधि, जल संधि और चैनल वगैरह यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है। इससे हर साल 2-3 वर्षों के बीच में यूपीएससी प्रश्न बनाता रहता है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड से यूपीएससी ने पूछ लिया। अब ये एनवायरमेंट का भी पार्ट हो जाता है और यूपीएससी मतलब कि ज्योग्राफी का भी हो जाता है। अब यहाँ पर आपको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा जाकर के पढ़ना है, तो आप ज्योग्राफी में या एनवायरमेंट की बुक में जाइए, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़िए कि ये क्या है, ठीक। मतलब कि आपको आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं उनके बारे में पूछना है। अभी जो है कुछ आर्द्र भूमियाँ लगभग 75 के आसपास आर्द्र भूमियाँ थी, कुछ मतलब इसमें जो है कुछ बढ़ाई गई हैं, तो उसके बारे में आर्द्र भूमियाँ अभी 2 आर्द्र भूमियाँ बढ़ाई गई हैं, 2-3 ऐसे करके, तो मतलब कि ठीक ठाक संख्या आर्द्र भूमियों की हो गई है भारत में। तो इसके बारे में अभी करंट में जो चल रहा है इसके बारे में जाकर के पढ़ लो, ठीक। फिर मानव हस्तक्षेप के परिणाम, इसके ऑप्शन पढ़ रहा हूँ कि इसके ऑप्शन में कुछ है क्या जो आपके मतलब का हो। तो ये मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर, मतलब इसके बारे में पूछ रहा हूँ मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स में आर्द्र भूमि क्या मतलब क्या चीज है ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स में उन आर्द्र भूमियों को रखा जाता है जो मतलब कि हो सकता है कि प्रदूषण के कारण या किसी और कारण से अव्यवस्थित हो गई है, तो उनको फिर से सुधारने के लिए इसको स्पेशल, जैसे कि मान लो कि आपको ध्यान दिया जा रहा है लेकिन स्पेशल ट्रेनर के द्वारा आपको स्पेशल ध्यान दिया जाने लगे कि मान लो कि आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ गई तो स्पेशल आपको ध्यान देने लगे, तो वही चीज़ है आर्द्र भूमियों को स्पेशल ट्रीटमेंट करना। तो ये मॉन्ट्रियल, तो इसके बारे में आप पढ़ना, ठीक है। तो आपको पहले तो आर्द्र भूमियों जाकर पढ़ना है और मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ना है। यूपीएससी हो सकता है इससे संबंधित बना दे क्वेश्चन, ठीक। फिर यहाँ पर अब देखिए सिलेबस में क्या दिया हुआ है, आर्थिक भूगोल, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गन्ना उत्पादन के व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणी गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है क्या महत्व है। इसका इंग्लिश भी देख लिया करें बीच बीच में, ठीक है। तो अब इसके बारे में गन्ना उत्पादन के बारे में जैसे एमएसपी वगैरह आती है, तो एमएसपी वगैरह में एक एफआरपी होती है, गन्ने के लिए एफआरपी जारी किया जाता है, ठीक है। एमएसपी अन्य 24 फसलों के लिए 23 फसलों के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कृषि और पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, ठीक है। इसमें ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। इसमें रासायनिक या कार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा सस्यन की ज्यादा गुंजाइश। अब देखिए इसके बारे में पूछ ले कि धारणी गन्ना उपक्रमण क्या है, ठीक है। अब ये चीजें ये हैं कि गन्ना जो है एक तो बहुत ज्यादा गन्ना और चावल जो भारत की परिस्थितियों के हिसाब से बहुत ज्यादा पानी ग्रहण करते हैं, मतलब इनके लिए जल बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है। तो सरकार जो है बार बार इसमें देखती है कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि इनमें पानी की मात्रा, जल की मात्रा कम से कम हो। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी का विकास होता रहता है, तो जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कह रहा है ना, तो इसी को बजा करके पहले पढ़ लो, धारणी गन्ना उपक्रमण क्या होता है, ठीक। फिर उसके बाद इस प्रश्न को करना, प्रश्न देखो मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रट के आ जाऊंगा क्वेश्चन कि हाँ इसका डी सही है, इसका बी सही है, लेकिन आपको क्या होगा उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। मुझे मतलब है कि आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो इससे अगली बार क्वेश्चन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और ये विषय इनमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, लेकिन जो विषय जैसे कि मैंने आर्द्र भूमि के बताया, तो आर्द्र भूमि करंट में चल रहा है तो इसको पढ़ लोगे तो इससे सवाल बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बता दूं गन्ना से अब ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इससे यूपीएससी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो थोड़ा सा जानकारी ले लो। नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बना दिया तो आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह से आगे भी पढ़ना है। अब कोयला संस्तर मीथेन जो होती है, सेल गैस नामक 2 गैर परंपरागत स्रोतों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मैंने एनसीईआरटी में आपको परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताए थे, आप अगर चाहो तो उसको देख सकते हो जाकर के, ठीक है।
अगर उसको देखोगे 8th क्लास की एनसीईआरटी बताया, बहुत अच्छा से विस्तार से। नहीं देखना चाहते हो तो आप जाकर के खुद से एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें चैप्टर जो 8th क्लास के चैप्टर में पूरा इसी से संबंधित जो है दिया हुआ है, ठीक है। आप उसको पढ़ोगे, उससे ही ये सवाल हो जाएगा। तो आपको जाकर के एनसीईआरटी पढ़नी 8th क्लास की आज, ठीक है। दीपावली देखिए कल है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई अपनी बिल्कुल मत छोड़िए, थोड़ा समय जरूर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ घर परिवार भाई दोस्तों सबको समय देना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसको भी दीजिए, बाकी आप लोग पढ़ाई अपना करते रहिए। 2 दिन आप छुट्टी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको फिर से लग जाना, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक। कंटिन्यूटी नहीं बिगड़नी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जो है कोयला संस्थान मीथेन, अब इसके बारे में ये सब पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ ये जाके पढ़ना कोयला संस्थान मीथेन होता क्या है, सेल गैस क्या है, ये 2 गैर परंपरागत ऊर्जा है कि परंपरागत ऊर्जा है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रहा तो यही होगा, लेकिन इसके ऑप्शन भी घुमा घुमा करके यूपीएससी पूछता है, तो इनके बेसिक बार बार पढ़िए जाकर के, ठीक। फिर इसके बाद प्रत्येक वर्ष कतिपय समुदाय जो जनजातियां होती हैं उनके बारे में यूपीएससी पूछ लेता है। पारस्किक रूप से महत्वपूर्ण मास भर मतलब महीने भर चलने वाला अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित ऐसे समुदाय की जनजातियां क्या हैं? अब इनमें से पूछिए, ये भूटिया, लेपचा, ये जनजातियां, ये यूपीएससी ये एनसीईआरटी में है 12th क्लास की। आप एनसीईआरटी 12th क्लास 11th क्लास या 12th क्लास की पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा, लेकिन आप स्पेशली इनको चैट जीपीटी में तो वैसे देखिए ये जो एआई ऐप अगर आप फ्री का यूज कर रहे हैं तो उसमें तो देखिए बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, इसलिए आपको जो है गूगल पे सर्च करिए, इनके बारे में पढ़िए जाकर, ठीक। ये सारे चारों के बारे में, ये क्या है, गोंड और कोर का है। केवल इतना देख लीजिए कि ये पाई का मतलब कहाँ पर ये ज्यादा रहती है। लोकेशन देख लोगे तो यूपीएससी अगली बार जब बनाएगा तो आपको लोकेशन के आधार पर आप एलिमिनेट करने के ऑप्शन में पहुंच जाओगे, ठीक। फिर इसके बाद सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा यह पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? देखिए इसमें तो ये पढ़ लोगे, यूपीएससी इसी से घुमा के प्रश्न पूछ लेगा। अब आपको ये जाकर कार्बन चक्र पढ़ना है, ठीक, कार्बन साइकिल पढ़ना है, प्लस नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है, फास्फोरस साइकिल पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से ये चीजें पढ़ लीजिए। तो इनसे जो है ये सवाल ऑप्शन ज्वालामुखी क्रिया है तो ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या क्रिया होती है, जैव पदार्थ का क्षय कैसे होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा सा जान लीजिए। बाकी आपको जो है मेन क्या है कि आपको कार्बन चक्र पढ़ना है, ठीक। कार्बन चक्र जाकर के उसके साथ साथ ये जितने चक्र होते हैं, वाटर चक्र, वाटर साइकिल, ये सब आपको जाकर के पढ़ना है, ठीक। फिर इसके बाद ये देखिए प्रवाल वृत्तियां हैं, किनमें प्रवाल निम्नलिखित में किनमें प्रवाल वृत्तियां हैं? तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मुन्नार की खाड़ी में और सुंदरवन, इनकी लोकेशन देख लीजिए और देखिए प्रवाल वृत्तियां कहाँ कहाँ मिलती हैं, ठीक। फिर देखिए क्लस्टर बीन, एमएसपी जब जारी होती है तो इस तरह की जो है फसलें दिखाई देती हैं। क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी ये पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा? जैसे कोई सरकार होती है, जब सरकार होती है क्या करती है, कुछ फसलों को विशेष ध्यान देने लगती है। जैसे 2023 में मोटा अनाज को बहुत ज्यादा ध्यान देती है, यूपीएससी ने उससे संबंधित प्रश्न बनाने की कोशिश करी। तो ऐसे ही जो है यूपीएससी प्रश्न बनाता रहता है, तो आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि अगर इस तरह की कोई थीम या कोई प्रोग्राम या ये कोई योजना सरकार चला रही तो उस पर आपका दिमाग जाना चाहिए। ये उस समय का है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। कॉमन सेंस भी लगता है, जैसे बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुघट्टियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। इस पौधे की पत्तियों के सार में प्रतिहिस्टामिन गुणधर्म होता है। ये उच्च गुणवत्ता के जैव डीजल का एक स्रोत है। अब देखिए इनको पढ़िए। अब देखिए उस समय जैसे करंट में चल रहा तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि यार सरकार किस चीज को ज्यादा बढ़ावा दे रही थी, उसी से लिंक करोगे तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए चांगपा समुदाय, फिर जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछा। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरों ये बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। अब आप इसको देखिए कि ये कैसे समुदाय है, इसको जाकर पढ़िए। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। और यूपीएससी अगर उससे करंट चलता है तो यूपीएससी पूछ लेता है। अब देखिए नदियों के बारे में पूछ लेता है। नदियों के बारे में हर साल प्रश्न पूछा जाता है 1-2 साल के अंतर में। 2021 में पूछा गया सिंधु नदी तंत्र से। यहाँ पर ये देखिए पूछ लिया ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। अब ये बराक, लोहित, सुबनसिरी इनके बारे में कि मान लो कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जैसे आपकी भारत में प्रवेश करती है तो कौन सी किस दिशा से मिलती है, इस तरह से बाएं से कौन सी मिलती है, दाएं से कौन सी मिलती है। तो आपको ये जाकर के इनके तंत्र को जाकर के पढ़ना है। तो आपको जाकर के अभी जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़िए, ठीक। फिर तो कर ही लोगे। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती बहती है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ठीक। फिर पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रतिरूपी अभिलक्षण है? मौसमी उत्क्रमण, ठीक है, कि मतलब जैसे कि आप देखते हो कि जो है हमारे यहाँ जो मानसून आता है तो हमारा पहले मानसून क्या दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, प्रवेश करता है, ठीक। भारत में एक जो है आपकी भारत में प्रवेश करती है, दूसरी जो है श्रीलंका होते हुए फिर भारत में आती है बंगाली खाड़ी से,
ठीक है, दोनों आपस में जाकर आगे मिल जाती हैं, ठीक, और खूब वर्षा कराती हैं। तो मौसमी उत्कर्ण का प्रतिरूप है। अब इनमें पढ़िए भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, उपयुक्त सभी जलवायु, मानसूनी जलवायु। अब इनके बारे में कुछ नहीं, आप तो आंसर में बता दूंगा, कर लोगे, लेकिन आपको ये देखना है कि भूमध्य रेखीय जलवायु कैसी होती है, पहले इसको पढ़ लो। फिर भूमध्य सागरीय जलवायु कैसी होती है, ये भी पढ़ लो। अब दोनों में ये देखो कि यहाँ भूमध्य सागरीय कह रहा है, यहाँ भूमध्य रेखीय कह रहा है, ये अंतर क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो। फिर मानसूनी जलवायु पढ़ लो, हो जाएगा आपका। अब ये तीन चीजें, तीन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अगली बार यूपीएससी इससे बनाएगा क्वेश्चन तो आप कर नहीं पाओगे, आराम से कर लोगे। फिर इसके बाद मृदा अपक्षय, ये समस्या है, निम्नलिखित में किससे किनसे संबंधित है। अब आपको पता है कि मैंने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, आप जाकर के अगर पढ़े होगे, वेदिका फार्मिंग, वेदिका कृषि क्या होती, कि जैसे कि ये खेत है, मान लो ये पर्वत है, मान लो ये पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ पर आप खेती कर रहे हो तो ये मिट्टी को रोकने के लिए ऐसे इस तरह से रेखाएं बनाई जाती है, वेदिका बनाई जाती है, कि जिससे मिट्टी का जो है क्षरण ना हो। मान लो पानी बरसे, ये पानी हम डालें तो ये पानी नीचे मिट्टी को लेकर के न चला जाए, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, वेदिका कृषि करते हैं, मतलब वेदिका बना देते हैं इस तरह से कि तो पानी आता है तो यहाँ से बहकर नीचे आएगा तो यहाँ मिट्टी रुक जाएगी, फिर यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ मिट्टी रुक जाएगी, मतलब मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। तो हम यहाँ तो बोल रहा है अपक्षय की समस्या पूछ रहा है, तो अपक्षय की समस्या वनोन्मूलन में तो आपको पता ही है कि जैसे आप पेड़ काट दोगे, मान लो यहाँ पेड़ है एक, ठीक है, अब पेड़ की जड़ें ये मिट्टी को पकड़े रहती है, आपने पेड़ को काटा तो मिट्टी की जड़ें जो है हट जाएंगी और मिट्टी जो है पुलपुली हो जाएगी, मतलब कि ढीली हो जाएगी। जब ढीली होगी तो उसका क्या होगा, अपक्षय होगा, टूटेगी, फिर नीचे आएगी। पहाड़ों पर होता है, भूस्खलन में भी अभी डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस का क्वेश्चन हमने कराया था, उस पर भी बताया था। तो दो तो आपको पता ही होगा। फिर उष्णकटिबंधीय जलवायु, जलवायु से क्या लेना देना है, कॉमन सेंस लगता है ना। तो आपको पहले ये है जो है, आप तो इसका आंसर मैं बता दूंगा, हो जाएगा कि भाई दो है, लेकिन आंसर से क्या मिल जाएगा, आपको ये पढ़ना है कि वेदिका कृषि क्या होती है। तो एनसीईआरटी आप जाइए, मैंने पढ़ाया, अगर आप चाहो तो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप सीधे एनसीईआरटी पढ़िए जाके, उष्णकटिबंधीय जलवायु पढ़ लीजिए। यहाँ पर पीछे हमने देखा ना, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, अब यहीं पर जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु, इसके बारे में भी देख लो। फिर लोकेशन बेस्ड, सर आपको लोकेशन कराते ही कराते हैं। टर्की किनके मध्य में स्थित है, तो पहले जाओ टर्की का क्षेत्र देखो, उसके आसपास कौन से सागर हैं, कौन सी खाड़ी है, ये देख लोगे तो ये आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपको काला सागर थोड़ा देख लेना, कैस्पियन सागर देख लेना, काला सागर और भूमध्य सागर, मतलब काला सागर तो देखना ही देखना, फिर भूमध्य सागर देख लेना, सुएज की खाड़ी देख लो, अकाबा की खाड़ी देख लो, डेड सी देख लो। अब डेड सी से 2018 में यूपीएससी ने मेंस का क्वेश्चन बना दिए। अब आप बताइए कि ये क्यों नहीं रिपीट करेंगे, जब आप पीवाईक्यू देखोगे नहीं तो सवाल तो भाई फेल, मतलब गलत कर ही जाओगे। फिर अब ये देखिए, कैमूर की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, इनके बारे में जाकर पढ़ो अलग अलग कि ये क्या होती हैं, ठीक है। कोरोमंडल तट कहाँ है, कोंकण तट कहाँ है, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये जरूर पढ़ो कि ये किस पहाड़ी, किस पर्वत का हिस्सा है, मतलब किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ो, फिर यूपीएससी इन्हीं से रिपीट करेगा क्वेश्चन, अगली बार आप आराम से कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आर्द्र भूमि और नदियों का संगम पूछ लेता है। अब यहाँ हरिके आर्द्र भूमि किसके किसके बीच में है, व्यास नदी सतलज नदी के बीच में है क्या। फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम है क्या। कोलेरू झील मूसी और कृष्णा का संगम है क्या। अब इसको आपने अगर ठीक से, जैसे कि आर्द्र भूमियां इस बार चर्चा में है, तो आप आर्द्र भूमियों को जो करंट में जो बनाई गई उनके बारे में देखो कि किस किस, अब आपको पैटर्न पता चल गया कि नहीं पता चल गया कि यहाँ पर यूपीएससी कैसे प्रश्न बनाता है। ये पूछ लेता है कि भाई आर्द्र भूमि तो चर्चा में सबको पता है कि भाई 2 आर्द्र भूमि बढ़ा दी गई, मान लो। अब 2 आर्द्र भूमि तो तुमको भी पता है, एक एसएससी की तैयारी करने वाले लड़के को भी पता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी कैसे प्रश्न बनाता है। आप वो पूछ लेता है कि मान लो 2 आर्द्र भूमियां हैं, तो उन आर्द्र भूमियों के बीच से कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ठीक है, कौन कौन से जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। इस तरह से यूपीएससी प्रश्न बनाता है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। कोई स्पेशल लोकेशन उसके आसपास तो यूपीएससी ध्यान में रख लेगा। 2 तो बढ़ी, आर्द्र भूमियां तो बढ़ गई, लेकिन आर्द्र भूमियां डायरेक्ट थोड़ी पूछ लेगा यूपीएससी, ठीक है। फिर इसके बाद आप आइए, अब कह रहा है भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा। अब आपको पता ही है मेंस का विषय, आप जानते हो इस खाद्य पोषण मेंस में सोशल जस्टिस में भी पढ़ते हो और इकोनॉमी में भी पढ़ते हो, ठीक है। अब आप खाद्य सुरक्षा पढ़ोगे तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े और विस्तृत कार्यान्वयन क्या बाध्यता है। आपको पता है कि जो बीज होते हैं, जैसे कि चावल के बारे में आपने जाना कि जो चावल है, हम अगर फोर्टिफाइड चावल अगर बना दे, फोर्टिफाइड का मतलब उसमें जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, विटामिन से सब डाल दें, ठीक। अब वो चावल जो है पूर्वी भागों में जैसे इस तरफ के भागों में चावल ज़्यादा खाया जाता है। अब वहाँ पर लोगों चावल खाते हैं तो चावल में जो पोषक तत्व हैं वो अन्य मतलब चीज़ों में जो पोषक तत्व मिलते हैं वो नहीं वो खा पाते यहाँ के लोग। तो इनके लिए क्या होता है, यहाँ के चावल जो चावल है, चावल में ही ऐसा हम डाल दें कुछ
मतलब उसमें विटामिन और पोषक तत्व उसमें डाल दें, तो वो अगर चावल ही केवल खा लें तो उनको पोषक तत्व की कमी से कोई बीमारियां नहीं होंगी। तो इसलिए सरकार समय समय पर ये सब करती रहती है। अब यूपीएससी ने क्या पूछ लिया कि भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा के संदर्भ में कथनों पर विचार की, मतलब विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े यह विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यताएं, मतलब कि बाध्यता क्या है, बाध्यताएं क्या है। कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। अब ये देखिए कि क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मैं भी आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन आपको ये देखना है कि सरकार जो है करंट में कोई विषय चल रहा होता है कि मान लो कि अब उसको भूगोल में घुमा करके बना दिया कि मान लो खाद्य पोषण की जो कमी है, मैंने वही चीज बताई ना, पूर्वी भागों में मान लो खाद्य पोषण की कमी, तो सरकार उसके लिए क्या क्या पहल कर रही है। अब आपसे क्या अपेक्षा रख रही है। अब आपको पता है कि इनमें से आपको ऑप्शन हो सकता है 2-3 ना है, लेकिन वहां पर कॉमन सेंस लगाओ, कुछ तो लगाओ। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़े होगे, बार बार रिविजन किए होगे, तो आप ऑटोमेटिक उन सवालों को टैकल करने की स्थिति में होगे। ठीक है, तो आप चलते हैं। अब ये देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, इससे जुड़े शहर। अब आप कहीं पर घूम रहे हो, जा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से हाईवे पे आप चल रहे हो, ये भी तो ध्यान रखना है। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। या हो सकता है करंट में कोई क्वेश्चन पूछ ले। अब आप नेशनल जलमार्ग भी इस समय चर्चा में, वाटर हाईवेज चर्चा में, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा चेक करो कि वाटर मार्ग के बारे में तो नहीं पूछ सकता यार, कुछ हो सकता है कि गंगा नदी तंत्र के बारे में पूछ ले, या गंगा नदी हाईवे जो है इसके बारे में पूछ ले। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार प्रश्न बनाया, दोबारा फिर बना सकता है। इस बार नेशनल हाईवे पे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग पे बनाया, हो सकता है जलमार्ग के बारे में पूछ ले। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर क्या कहता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम। अब आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो आप मान लो लोकेशन देख रहे हो, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो आप ऊपर से देखो कि कौन कौन से राज्य एक मान लो कि ये मान लो स्टैंडर्ड टाइम रेखा है, मान लो कि कोई देशांतर रेखा है, तो उस देशांतर रेखा में कौन कौन से शहर स्थित है। यूपीएससी इससे प्रश्न बना चुका है। फिर राजधानियों को लेकर भारत की ही राजधानियों से संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न बना दिया कि भारत के अंदर जो राज्य है उनकी राजधानियों से संबंधित, कि लखनऊ की राजधानी किस अक्षांश पे है। फिर पूछा कि तेलंगाना की राजधानी, इसी तरह से मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर इससे संबंधित कर्नाटक की राजधानी। फिर ये पूछ लेता है कि कौन जो भारत की जो है 82 अंश जो रेखा है, 82 अंश जो टाइम हमारी लाइन है 82.5 इंच, उसके आसपास सबसे नजदीक में कौन सी राजधानी है, मतलब इससे नजदीक। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, इतना अगर क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि यूपीएससी अगली बार फिर उसी संबंधित पैटर्न को दोहराएगा, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, बाकी आप जाकर के इनकी लोकेशन देखो, बैंकॉक, जकार्ता, हनोई, सिंगापुर। अब इसमें क्या है कि ये चर्चा में, जैसे इस समय जो है थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये काफी चर्चा में, तो इनकी राजधानियां देख लो और इनकी लोकेशन जरूर देख लो, क्योंकि विवाद चल रहा था ना कंबोडिया और किसको लेकर के, वियतनाम को लेकर के। अभी विवाद काफी चल रहा था ताइवान या वियतनाम को लेकर के, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो। ठीक है, अभी ये देखिए किन्नौर, मेवात, कोरोमंडल, ये क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन में, मतलब उत्पादन के लिए जाना जाता है, सुपारी के लिए, आम के लिए या सोयाबीन के लिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये करंट में जो विषय चलते हैं उनसे यूपीएससी प्रश्न बनाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से पैटर्न आपको बार बार देखना है। जब आप पैटर्न इस तरह से आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ईश्वर करे आप सफल हों। ठीक है, आप ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे, निरंतर लगे रहिए। 2 दिन 1 दिन एंजॉय करिए, लेकिन फिर से तैयारी में फिर से लग जाइए, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आप इन त्यौहार को एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई को किनारे मत करिएगा। ठीक, तो यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।